मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो अब आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। लेसन 7, ठेले पर हिमालय। तो लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो पहले करने से पहले धर्मवीर भारती के बारे में बता दूं। धर्मवीर भारती बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और उनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1926 25 दिसंबर 1926 में प्रयाग में हुआ। प्रथम श्रेणी में एमए किया, फर्स्ट क्लास में। पद्मश्री और व्यास सम्मान से सम्मानित हुए। तो ये आपको ध्यान रखना, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? पद्मश्री और व्यास सम्मान, वेद व्यास। सपना अभी भी कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी अन्य मुख्य कृतियां हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है, ये नॉवल है। बंद गली का आखिरी मकान, कनुप्रिय, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये कविता संग्रह, अंधा युग, काव्य नाटक और यात्रा चक्र, ये उनके काफी सारे कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास रहे हैं। ये एक बहुत फेमस मैगजीन होता था धर्मयुग, उसके ये संपादक भी रहे हैं। ये है धर्मवीर भारती और लेख का नाम है ठेले पर हिमालय। तो ठेले का क्या अर्थ है? ठेला जैसे जिसे बोलते हैं लारी, है नी। तो इसमें लेखक ने बताया कि एक बार जो है वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक ठेले पर, एक लारी पर कोई बर्फ लेके जा रहा है। तो उन्हें अपना यात्रा वृत्तांत लिखना था। यात्रा वृत्तांत यानी ट्रेवलॉग, राइट, यात्रा का संस्मरण, उसके बारे में लिखना। तो वो उसका टाइटल सोच रहे थे कि क्या रखूं। तो जब उन्होंने देखा कि ठेले पर एक व्यक्ति बर्फ लेके जा रहा है और बर्फ बड़ी एकदम, आपको मालूम है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरता रहता है और बहुत अच्छी दिखती है। तो एकदम उनको अपने लेख का शीर्षक समझ आ गया, टाइटल समझ आ गया। तो उन्होंने रख दिया ठेले पर हिमालय। हिमालय तो कितना बड़ा, बर्फ से ढका, बर्फ से आच्छादित हिमालय। तो ये उन्होंने लिख दिया। तो आज जो हम लेख पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुसानी में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में किस प्रकार उन्होंने गए और हिमालय की बर्फ के बारे में, मतलब यात्रा संस्मरण है, कहाँ कहाँ वो घूमे, वहाँ कैसा कैसा लगा, या अपने दोस्तों के साथ वो घूमने गए, प्रकृति का उन्होंने क्या सौंदर्य देखा, उसे कैसे निहारा। तो ये पूरा यात्रा का संस्मरण, ट्रैवलॉग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपनी बुक ओपन रखिए, लेसन नंबर 7, पेज नंबर 15। ठीक, तो ये देखें, हाथ में पेंसिल ले लीजिए या हाइलाइटर, जो मेन अर्थ है वो हम पेंसिल ले लीजिए, अर्थ भी लिखते रहेंगे। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक हमें हिम सम्राट, हिम वैसे बर्फ को भी हिम बोलते हैं, बर्फ का सम्राट हिमालय के करीब ले जाते हैं। हिमालय पर्वत है ना, भारत के बॉर्डर में ऊपर, चाइना के पास ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, जब भारत का मैप बना दो तो सबसे ऊपर वहां बादल नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों, शिखर यानी चोटी, टॉप की हिम रेखाएं अनावृत, अनावृत यानी उनसे हटाया जा रहा था, दिख रही थी, कवर हटाया जा रहा था। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, हिम राशि यानी बर्फ का समूह। जाने किस आदिम काल से, प्रिमिटिव काल से, शाश्वत, शाश्वत का अर्थ होता है कि जो हमेशा चलता आ रहे, चिरकालीन, राइट, चिरकालीन जिसे बोलते हैं इटर्नल, राइट, अविनाशी, जिसका कि विनाश ना हो सके। हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है, इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा जाता है इटर्नल स्नो, अर्थात चिरंतन हिम, यानी ये बर्फ कभी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती है। तो क्या है ठेले पर हिमालय, खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। लेखक कह रहे हैं, अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ा वासी, अल्मोड़ा जगह का नाम है, सुमित्रा नंदन पंत एक मशहूर कवि हुए, उनका जन्म वहां पर हुआ है। अल्मोड़ा वासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले, ठेले यानी लारी भी बोलते हैं जिसे, पर बर्फ की सीलें, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडी, चिकनी, चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी।
मानो तो उसमें से भाप उठती बर्फ में से भी। एक क्षण पर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया यानी आ गया, अचानक आ गया, ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय तो पॉसिबल नहीं है, परंतु उन्होंने बर्फ को देखकर अपने लेख को शीर्षक दे दिया, ठेले पर हिमालय। तो अगर आप कहोगे, क्वेश्चन पूछा जाए कि ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे मिला, तो आप कहोगे कि ठेले पर एक व्यक्ति को बर्फ लेकर जा रहा था, उसको देखकर जो है वो लेखक के मन में ये शीर्षक कौंध गया, आ गया, अचानक स्ट्राइक हुआ। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोसानी गए। अंडरलाइन करो, कोसानी कहाँ गए बर्फ को देखने के लिए? कोसानी गए। नैनीताल से रानीखेत, ये सब जगहों के नाम है। नैनीताल से रानीखेत, रानीखेत से मंझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, कोसी से एक सड़क अल्मोड़े जाती है, दूसरी कोसानी। तो ये सारे नाम को अंडरलाइन कर लो, नैनीताल, रानीखेत, मंझकाली, कोसी, कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप यानी अगली। अच्छा नहीं था रास्ता, पानी का कहीं नामो निशान नहीं, सूखे पूरे पहाड़, हरियाली का नाम ही नहीं। अच्छा रास्ता, ड्राई सा रास्ता था, सूखा सा। ढालों को काट कर बनाए गए टेढ़े मेढ़े रास्ते, यानी पहाड़ों में तो आपने देखा ना सड़कें होती है जिग जैग सी। तो अच्छा रास्ता नहीं था। कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, पीले पड़ने यानी निराश हो गए थे। right? कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कोसी नदी है, तो जब कोसी से बस में बैठे तो सबका चेहरा खिल गया। अब प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली चारों ओर दिख रही थी, अभी तक जो नहीं दिखी थी वो अब दिख रही थी। और उसके बाद जो है, कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य, हाँ ये तो पढ़ लिया हमने। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। तो सोमेश्वर की घाटी को भी अंडरलाइन करो, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें, और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन यानी जहाँ कोई भी व्यक्ति ना दिखाई दे। चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, चीड़ पेड़ का नाम है, तो उन जंगलों से भी बस गुजर रही, सड़क जा रही थी, उस पर से बस जा रही थी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, कोसानी कहाँ बसा हुआ है? सोमेश्वर की घाटी की उत्तर में पर्वतमाला। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, ढाल यानी स्लोप शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो कोई नामो निशान ही नहीं। ऐसे लगा जैसे हम ठगे गए यानी किसी ने हमको धोखा दे दिया। बर्फ तो दिख ही नहीं रही थी, हम तो बर्फ देखने आए थे। बस से उतरते समय मैं बहुत खीन था यानी उदास था, दुखी था। बस से उतरा ही था कि जहां का तहां पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध यानी अ, बिना विचार करे खड़े रहना, स्टैच्यू जिसे कहते हैं ना, स्टैच्यू। स्तब्ध यानी एकदम से जो है वो खड़े हो जाना। स्तब्ध, क्या करें क्या ना करें, जैसे आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। इतना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। सामने देखा तो बहुत ही सुंदरता प्राकृतिक बिखरी हुई थी। पर्वतमाला ने अपने अंचल यानी आंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। कौन सी घाटी थी, उसका नाम अंडरलाइन कर लो, कत्यूर। पर्वत के मन में कौन सी घाटी थी? कत्यूर की घाटी छिपा रखी है। इसमें इसमें किन्नर और यक्ष तो वास करते होंगे। किन्नर और यक्ष जो है देवताओं की एक योनि है, देवताओं की एक जाति है, जो लोग पहले बोलते थे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कलीनों जैसे